हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सर UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल बताया गया है विस्तार पूर्वक। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन टेक्निकल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो गया है, उससे कोई विशेष सोचना नहीं है, क्योंकि हमको तो केवल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्यूबलाइट द्वारा प्रति माह जून माह में ऊर्जा की खपत ज्ञात कीजिए। यदि 50 वाट 10 ट्यूबलाइट 12 घंटे उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा पूछी गई है यूनिट में, तो इसी यूनिट को हम kWh भी कहते हैं। तो यहाँ जून महीना जो है वो कितने का होता है? 30 का होता है। ठीक है दोस्तों, जून माह जो होता है वो 30 का होता है, 30 का। और 30 का ये जून का महीना होता है। इसके बाद इसमें 50 वाट का एक ट्यूबलाइट है और इसमें 10 ट्यूबलाइट हैं और 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाई जाती हैं। इसमें हम यदि 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 60। इसके बाद आपका 3 और बचा है, 3 से इसी में और हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 6 तिया 18, 180। आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, काउंटर पॉइज वायर की पृथ्वी से गहराई कितनी होती है? तो यहाँ पृथ्वी मतलब भूमि सतह से काउंटर पॉइज वायर की गहराई कितनी होती है? तो सबसे पहले तो आपका आंसर आपका पहला है 0.5 से 1 मीटर। अब ये काउंटर पॉइज वायर के लिए यहाँ पर पैरेलल और सीरीज कनेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, रेडियल और समांतर। ठीक है, रेडियल और समांतर यहाँ पर संयोजन दिखाया गया है। ठीक है, अब ये काउंटर पॉइज वायर का उपयोग जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, इसको देखते हैं। तो काउंटर पॉइज वायर जो है ये जनरली जो ट्रांसमिशन लाइन होती है टावर वाली, तो किसी विशेष स्थानों पर इनका उपयोग एक टावर से दूसरे टावर को जोड़ने के लिए अर्थिंग के रूप में किया जाता है। ये काउंटर पॉइज वायर एक प्रकार का GI वायर होता है। इस वायर का उपयोग हम अर्थिंग के लिए करते हैं और इस पर आयरन का लेप लगा रहता है, जिससे कि जल्दी से जंग न पकड़े और अन्य किसी भी पदार्थ का इसके ऊपर लेप नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का एक अर्थिंग वायर है जो ग्राउंड लेवल से ज़मीन की सतह से इसको 0.5 से या 1 मीटर के बीच में इसकी दूरी रखी जाती है। पहला ऑप्शन इसका सही है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे काउंटर पॉइज वायर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है टावर को संयोजित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा उपकरण श्रृंखला कनेक्शन का उपयोग नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, श्रेणी में हम टॉर्च में जो सेलें होती हैं इनको भी जनरली हम श्रेणी में संयोजित करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है पीछे साइड में, इसको भी हम इसकी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं कुंडली के साथ। ठीक है, इसके बाद फ्यूज को सर्किट में, इसको भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। परंतु यहाँ क्या पूछा गया है, ये कौन सा उपयोग नहीं करते हैं? तो जो स्ट्रीट लाइट होती है, तो दोस्तों ये बात याद रखना, स्ट्रीट लाइट को हमेशा कैसे लगाया जाता है? समांतर में लगाया जाता है। स्ट्रीट लाइट को हमेशा समांतर क्रम में स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में कौन सी डिवाइस है? तो चित्र में कौन सी डिवाइस दिखाई गई है? चित्र में ये कौन सी डिवाइस दिखाई गई? तो दोस्तों याद रखना, इस चित्र में ये मोह रिले का सिंबल दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की सेफ्टी के लिए किस रिले का इस्तेमाल किया जाता है? तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की सेफ्टी के लिए दोस्तों यहाँ पर मोह रिले का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ में और आती है रिएक्टेंस है, एडमिटेंस है, और ये जो इम्पीडेंस रिले है, इनका सबका रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये तो हो गया आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, रिएक्टेंस रिले का उपयोग किया जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और इम्पीडेंस रिले का मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया तुम्हारी कौन सी, जो सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी संचरण लाइन होती हैं, सबसे लंबी संचरण लाइनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और रिएक्टेंस रिले जो होता है इसका उपयोग मध्यम संचरण लाइनों के लिए करते हैं, और जो इम्पीडेंस रिले होती हैं इसका उपयोग, सॉरी दोस्तों दोबारा रिटर्न से बता रहे हैं, इसको हम लोग याद रख सकते हैं SRMILOEM से। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती हैं इसका उपयोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों में फॉल्ट के लिए हम लगाते हैं रिएक्टेंस रिले, मीडियम ट्रांसमिशन के लिए हम लगाते हैं इम्पीडेंस रिले, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लगाते हैं मोह रिले। तो इन लाइनों की सेफ्टी के लिए जो है इस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं सर मी लम से। तो दोस्तों इस शब्दों से याद रख सकते हैं सर मी लम, इससे इसको याद रखा जा सकता है आसानी से। अब बचा आपका एडमिटेंस रिले। तो ये दोस्तों ये रिले जो है ये होता है डिस्टेंस रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कैप्चा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये पिछली बार में यूपीपीसीएल के 2018 के यूपीपीसीएल जेई के पेपर में आया था। तो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे इसका सही रूप होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स। तो यहाँ तो देखो कंप्लीटली नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और इस ऑप्शन में यहाँ पर ट्यूरिंग के स्थान पर यहाँ पर ट्यूनिंग लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका लास्ट ऑप्शन सही है, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है? यदि स्पष्ट शक्ति 13 kVA और सक्रिय शक्ति 12 किलोवाट है, तो यहाँ से देख सकते हैं अपरेंट पावर आपका 13 है और एक्टिव पावर आपका 12 है। एक बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ, इससे इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये हो गया 13 आपका, और इधर दिया गया है ये 12, ठीक है, और इस साइड का ये वैल्यू पूछा गया है। इसको हम x मान लेते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इन दोनों को घटा लेते हैं। हम जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर 13 का स्क्वायर लिखेंगे 169 प्लस माइनस यहाँ लगाएंगे और 144 हो जाएगा। इसके बाद ये x का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा अंडर रूट 25, इससे वैल्यू x का आएगा आपका 5। इसको हम रियल पावर या एक्चुअल पावर कहते हैं, इसको किलोवाट में दर्शाया जाता है, इसको kVA में दर्शाया जाता है, और इसको दर्शाया जाता है kVAR में। यहाँ सभी जगह ऑप्शन लिखा हुआ है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोवेव ओवन, मुझे कितनी बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन में कितनी आवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में कितनी आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों याद रखना माइक्रोवेव ओवन में 300 मेगाहर्ट्ज से
300 गीगाहर्ट्ज तक की आवश्यकता होती है। माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? तो दोस्तों माइक्रोवेव ओवन एक इस प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी खाद्य पदार्थ या सामग्री को काफ़ी समय तक गर्म रख सकते हैं, या खाद्य सामग्री को गर्म रखने के लिए हम माइक्रोवेव ओवन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि भार प्रतिरोध 6.856 ओम और भार धारा 2 एम्पियर है तो भार के आर पार वोल्टेज क्या होगी? तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू पूछा गया ओम के नियम के अनुसार V = I/R। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे किसका? V का। तो V = I का मान है 2 × R का मान है 6.856, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 13.72। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ बीच में एक ट्रिक्स आई है जो हम सबसे पहले ट्रिक्स ही बताते हैं, तो इसमें ये बीच में आ गई है क्योंकि क्वेश्चन का सीरीज आगे पीछे हो गया था, इसलिए यहाँ लिखा है महक ने बीएसपी से चुनाव किया। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो आपकी वेल्डिंग होती है, ये दोस्तों वेल्डिंग के टाइप हैं। ठीक है, जो ये महक जो लिखा है ये है आपकी कौन सी? आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग 4 प्रकार की होती हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। एम से हो गया आपका कौन सा? मेटल आर्क वेल्डिंग, और इसके बाद ए से हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, एच से हो गया हीलियम और आर्गन आर्क वेल्डिंग, और सी से हो गया आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों याद रखना, ये एटॉमिक हाइड्रोजन केवल एसी के द्वारा की जाती है और कार्बन आर्क केवल डीसी के द्वारा की जाती है। ये होती है केवल डीसी के लिए और ये होती है एसी सप्लाई के लिए। अब ये दोनों बची, ठीक है, मेटल और हीलियम। इन दोनों वेल्डिंग को एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई से किया जा सकता है। जबकि इसके आगे लिखा है बीएसपी, तो इसका मतलब हो गया ये होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हाँ, दूसरी बात, आर्क वेल्डिंग में किसी भी प्रकार के दाब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का दाब की आवश्यकता नहीं होती है या प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बाहरी प्रेशर की आवश्यकता होती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आर्क उत्पन्न नहीं होता है। आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है दोस्तों, ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है या ज़्यादा हो सकता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और धारा क्षमता जो होती है ये होती है 5000 एम्पियर या इससे भी अधिक हो सकती है। तो बीएसपी से फुल फॉर्म है यहाँ पर, बी से हो गया वट वेल्डिंग, इसके बाद सीम वेल्डिंग, फिर स्पॉट वेल्डिंग, इसके बाद प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन सभी वेल्डिंग का उपयोग ज़्यादातर उद्योगों में किया जाता है, परंतु यहाँ पर मेटल आर्क वेल्डिंग जो है इसका उपयोग मार्केट में टूट फूट को सुधारने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन और दिया गया है कि बाहरी प्रेशर की आवश्यकता निम्न में से किस वेल्डिंग में पड़ती है? तो याद रखना आप लोग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बाहरी प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों याद रखना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ का पूरा नाम है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। पहला ऑप्शन आपका राइट है। ये एमएमएफ आपका उत्पन्न कैसे होता है? तो ये एमएमएफ के लिए यहाँ पर एक रहता है मैग्नेट और यहाँ रहता है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, इस पर एक साइड में एन और एक साइड में एस पोल होते हैं। एक यहाँ पर मैग्नेट है, इसमें एक साइड में एन और दूसरे साइड में एस पोल होते हैं। एन पोल से जो फ्लक्स निकलता है एस पोल की ओर चला जाता है, इस हिसाब से इसमें फ्लक्स निकलते हैं और चले जाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, इनकी गति एन से एस की ओर कंटिन्यू होती है। अब इस चुंबक के किसी भी चुंबक के एक पोल के कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको हम चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चुंबक के द्वारा या मैग्नेट के द्वारा अगर यहाँ पर एक प्रणालिका यूज की जाए और विद्युत सप्लाई दी जाए तो यही एमएमएफ ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ का फुल फॉर्म है, ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है दोस्तों पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये यूएसएसडी क्या है?
तो दोस्तों याद रखना इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि बाकी में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है अनसिक्योर्ड, यहाँ पर अनस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों रॉन्ग हो गए। इसके बाद अनसील्डेड यहाँ पर लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, ये भी रॉन्ग हो गया। आपका USSD का फुल फॉर्म पूछा गया था अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये आपको देखने के लिए मोबाइल में मिलेगा और कंप्यूटर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक मोटर 16 पोल पिच के साथ 8 पोल डिजाइन कर रहा है तो स्लॉट की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों याद रखना स्लॉट की संख्या S इक्वल टू पोल पिच KP होता है, पोल पिच KP इंटू पोल डिजाइन। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना है स्लॉट इंटू 16 गुणे 8, यहाँ पर केवल हमको मल्टीप्लाई करना था। 16 8 128, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेटल हैलाइड लैंप का प्रति वाट ल्यूमेन क्या है? तो प्रति वाट, यहाँ पर प्रति वाट ल्यूमेन पूछा है। तो दोस्तों 1 वाट में ये मेटल हैलाइड जो लैंप होती है ये कितना ल्यूमेन उत्सर्जित करती है? तो दोस्तों याद रखना 65 से 115 ल्यूमेन ये प्रति वाट देती है। अगर आपकी 10 वाट की ये मेटल हैलाइड लैंप है 10 वाट की, तो यहाँ पर 650 से 1150 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 प्रति वाट है, ये 1 वाट का इतना है 65 से 115 ल्यूमेन प्रति वाट। मेटल हैलाइड लैंप जो है इतना ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करती है प्रति वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सब स्टेशन में स्थापित पहली बस बार को मुख्य बस बार तथा सेकेंडरी बस बार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जैसे कि बस बार स्थापित किया गया, 2 बस बार रहती हैं, इसके नीचे यहाँ पर मान करके चलिए लाइटनिंग अरेस्टर और बहुत सारी युक्तियाँ स्थापित की जाती हैं, CTPT ट्रांसफार्मर ये सब बहुत सारे स्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सप्लाई जोड़ दी जाती है, तो ये बस बार रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहली बस बार को कहा जाता है आपको मुख्य बस बार या प्राइमरी बस बार। इसके बाद सेकेंडरी बस बार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्टोरी नहीं हो सकता है, इसके बाद सेपरेटली भी नहीं होता है, इसके बाद सेकेंडरी मैन ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखना ये भी UPPCL का ही क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है स्पेरी बस बार। सेकेंडरी बस बार का दूसरा नाम इसके स्पेरी बस बार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, DC करंट के प्रकार का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है? तो DC करंट की आवश्यकता किसमें नहीं होती है या कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो दोस्तों याद रखना ये जो DC करंट है ये स्पंद मतलब पल्सेटिंग नहीं होती है, क्योंकि DC करंट के लिए या तो वर्गाकार या समलंबाकार या साइनोसॉइडल। ठीक है, ये साइनोसॉइडल भी DC में हो सकता है, क्योंकि कुछ इस प्रकार से भी ये DC सप्लाई ये कौन करता है, प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये सब तरंगे जो है ये AC सप्लाई के लिए होती हैं, जबकि स्पंद ठीक है कंपन युक्त जो तरंग होती है ये होती है आपकी DC सप्लाई के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। AC में ये रूपांतरण हमेशा होता रहता है, त्रिभुजाकार या फिर वर्गाकार या फिर साइनोसमलंबाकार ट्रेपजियम टाइप का, इस हिसाब की ये तरंगें बनती हैं। साइनोसॉइडल, साइन वेव ये सभी AC के लिए तरंगें होती हैं, AC सप्लाई के लिए, जबकि ये तरंगें जो होती हैं ये केवल DC सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।